सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत, नव उद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। आज एक बार फिर से हमारे साथ माननीय श्री ए एल रावल जी, श्री आत्मालाल रावल जी उपस्थित हैं, जो कि दिल्ली के अंदर 80 के दशक में जो शुरुआती कुछ ऐसे प्रकाशक हुए जिन्होंने न केवल दलित साहित्य के ऊपर ही पुस्तकें प्रकाशित करी, डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें प्रकाशित करी, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन था उसके ऊपर, आरएसएस के ऊपर, कांग्रेस पर, भगत सिंह जी पर एक विस्तृत श्रृंखला साहित्य की, उस साहित्य की जिस साहित्य को उस समय कोई प्रकाशित नहीं करता था या चंद प्रकाशक थे, उस समय वह साहित्य उन्होंने प्रकाशित किया। वे एक प्रोफेसर है इंग्लिश के, और आज वे हमारे साथ उपस्थित हैं अपनी कुछ कविताओं को लेकर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं माननीय श्री अमृतलाल रावल जी का, ए एल रावल जी का। सर, आज आप हमें, आपने कुछ अपनी दो कविताएं भेजी थी मुझे, जिसके बारे में आपने बताया था कि उनको माननीय कुमारी मायावती जी ने आपको उसके लिए, मतलब आपको जाना था, आपको वह सम्मान देना था उनको आपको, पर आपके क्योंकि पुत्र की तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से आप जा नहीं पाए। तो वो पोयम आपकी, वो कविता मैंने सुनी और बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही मार्मिक थी, मतलब एक सच्चाई बताती है, और जो आपने शायद उस समय लिखी होगी कई साल पहले आज से, और आज भी सच्चाई वही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुछ कविताएं आज दर्शकों को बताएं, और ये भी बताएं कि इन कविताओं को लिखने की आपको प्रेरणा कैसे मिली। धन्यवाद। निखिल जी, मैं एक्चुअली ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी। एक गीता चोपड़ा नाम की एक लड़की थी जो ऑल इंडिया रेडियो में अपना ऑडिशन देने आई थी अपने भाई के साथ। तो जब वो वापस जा रही थी तो एक कार में किसी ने उसको बिठा लिया, और उस जिसने बिठाया उनका नाम रंगा और बिल्ला था। ये कुख्यात मतलब गैंगस्टर थे, और इन्होंने इस लड़की को जो है बुद्धा गार्डन के जो सुनसान इलाका था उस समय, ये 70 या 80 के दशक की बात है। तो उस इलाके में उसको उसका मतलब बलात्कार किया और उसको फिर मार डाला, और उसके भाई को भी मार डाला। तो ये बहुत चर्चा में आया था, अखबारों में आया था। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि जब मतलब कोई ऐसी लड़की होती है, तो उसको उसके तो है ना, जो गुनाहगार है उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो एक दलित लड़की जो है, जैसे कि वो बनी थी, जो एमपी बनी थी बीएसपी की, उनको जो है ना, कई लोगों ने उनका बलात्कार किया। फिर रेप के बाद जो है ना, वो उनको जो है ना, वो एमपी भी बनी, फिर भी उनको मार दिया गया। तो ये एक बहुत ही मार्मिक घटना थी। इस सब को सोच के मैंने ये कविता लिखी थी। तो आप अगर अनुमति दें तो मैं इस कविता को पहले पढ़ के सुना दूं। जी सर, बिल्कुल अनुमति है सर। हाँ जी। आज कार्यक्रम तो है। इस कविता का जो शीर्षक है वो है अ, अ, इसका शीर्षक है दलित मतलब दलित कन्या की, या दलित कन्या का की प्रतीक्षा। तो इसका मैं शुरू करता हूँ। जब भी किसी गीता चोपड़ा, या किसी गीता माथुर, या किसी गीता ठाकुर, या किसी गीता इरावती, या किसी गीता कौल, या किसी गीता शर्मा, या किसी गीता थेवर, या किसी गीता राजपूत का शील कोई रंगा या कोई बिल्ला भंग करता है, तो यह चुस्त प्रशासन उस आतताई को ढूंढ निकालता है, और आखिरकार सूली पर चढ़ा देता है। राम की सीता को चुराने वाले को भी ढूंढ लिया गया, और आखिरकार दंड भी दिया गया।
लेकिन मैं एक दलित कुंवारी, दर्जनों पुलिसियों की शिकार, सैकड़ों ठाकुरों की तख्ती जिस पर लिखी, उन दरिंदों ने अपनी अपनी कलम से अपनी दरिंदगी की दास्तान बांट जोती हूँ उस महामानव की, जो जो बतलाएगा इन पुलिसियों, ठाकुरों और अन्य को उनका गुनाह और शुमार करेगा उनको रंगा और बिल्ला की पंक्ति में। ये पहली कविता थी। इसका शीर्षक था दलित कुमारी की प्रतीक्षा। और दूसरी कविता है दलित द्रौपदी की प्रतीक्षा। दलित द्रौपदी की। मैं एक दल हाँ जी, दूसरी मैं शुरू करूं। जी सर जी। ये जो पहली कविता थी, इसके ये छपी थी अम्बेडकर मिशन पत्रिका पटना से। और फिर ये प्रज्ञा मैगजीन जो छपती थी फरुखाबाद से, उसमें भी ये छपी थी। और मुझे बहन मायावती जी ने के फंक्शन में मुझे बुलाया गया था, जो फरुखाबाद में होना था। और उस समय वो चीफ मिनिस्टर थी, पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी यूपी की। तो बेटा मेरा बहुत बीमार था, हॉस्पिटल में था, इसलिए मेरा जाना संभव नहीं हो सका। तो लेकिन मैंने उनको एक पत्र लिख दिया था, जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था, कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं आ नहीं सका और बेटा बीमार था। तो अब मैं दूसरी कविता सुनाता हूँ, जो ऐसे है दलित द्रौपदी की प्रतीक्षा। मैं एक दलित द्रौपदी ईर्ष्या करती हूँ रानी द्रौपदी से, जिसके चीरहरण को देखकर उसके पतियों के खून में उबाल आया था और उन्होंने दुशासन के छाती का लहू लाकर मुझे दिया था। मैं इंतजार करती हूँ उस एकलव्य का, जो अपने तीरों के नोक से उन हजारों दुशासनों की छाती का लहू लेकर आएगा और मेरे अपमान को मतलब बदला लेगा, या अपमान को ठीक करेगा। और एक इंग्लिश में कविता है जो मैंने लिखी थी ब्रेन ड्रेन के ऊपर। ये भी 70 के दशक में लिखी थी। उस समय मेरे कई कोलीग्स जो है वो बाहर चले गए। यहाँ पर पढ़ाई की उन्होंने, यहाँ पर पढ़ाई करके फिर अमेरिका से कोई उनको एक आई चिट्ठी कि आ जाओ, तो वो चले गए और वो वहां जाके उन्होंने अपनी अच्छी नौकरी, अपनी अच्छी लाइफ सेट कर ली। तो ये कविता इस प्रकार है, इंग्लिश में। इसका टाइटल है इस कविता का टाइटल है लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड इस तरह से है। हाउ लॉन्ग शैल आई ए नहीं, इसका जो है ना शुरुआत है, आई ले स्ट्रेस्ड अपॉन द टेबल and watched my life hanging precariously like a drop of sweat on the tip of a human nose. Soon they would come and peep into my holes, make a note or two, and walk away with their air-free airs, and their stethoscopes dangling around their necks like out-of-order clocks. So, how long shall I, a subhuman, offer my skinny Dalit chest as a launching pad to their careers into prosperity? So ये जो है ना, ये मतलब एक गरीब आदमी जो कि अस्पताल में लेटा हुआ है, और लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं, उनको बड़ी केयर फ्री तरीके से उनको देखते हैं। फिर वो सिर्फ एक्सपीरियंस गैदर करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और फिर वो चले जाते थे बाहर। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ। तो ये एक देश के साथ भी गद्दारी है, और इस देश के लोगों के साथ भी गद्दारी है। अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं तो आपको यहीं के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।
जी सर, इस वाली पोएम को आप थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे, थोड़ा सा इसके जो पंक्तियां हैं, मैं कि हिंदी दे सकता हाँ, इसकी पंक्तियां जो है वो ऐसा है कि फीलिंग लाइक ए रैट और ए कैट, यानी कि एक जैसे कुत्ते और बिल्ली जिनको जिनको डाइसेक्शन किया जाता है, जिनकी चीर फाड़ की जाती है और फिर उनको उनकी स्टडी की जाती है, उसी तरह से जैसे वो फील करते हैं वैसे मैं फील कर रहा था एक स्ट्रेचर पे लेटे हुए। और मैंने देखा कि जो मेरे डॉक्टर हैं, मेरा इलाज करने वाले हैं, वो आए बड़े केयर फ्री तरीके से आए, जिनके ऊपर कोई वो नहीं था, मतलब कोई कंसर्न नहीं था उनके चेहरे पर। और वो आए और उन्होंने मेरे मेरे सुराख जो थे, मेरे नाक, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा गला देखा और फिर वो चले गए, कुछ नोट किया कागज पर और फिर चले गए विद देयर केयर फ्री एयर्स। और कुछ सालों बाद फिर जो है ना वो चले गए। और मैंने सोचा कि मैं अपनी इस दलित चेस्ट, दलित छाती, जो मेरी कमजोर छाती है, इसका इसको एक लॉन्चिंग पैड की तरह से कैसे उनको ऑफर करूं, कैसे उनको मेरी छाती का इस्तेमाल करने दूं। वो मेरी छाती पे चढ़ के ये कूद के उन लोगों के पास चले जाते हैं, दो हु आर ओवर ईटिंग, यानी ओवर ईटिंग करने की वजह से उन लोगों की बीमारियां होती हैं ज्यादातर, वहां चले जाते हैं। और फिर यहाँ जो अंडर ईटिंग लोग हैं वो बहुत ही बुरी हालत में है। ये कविता जो है, मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में लगभग हर रोज जाता था, वहां मेरी सिस्टर एडमिट थी और वहीं उनकी ही मृत्यु हो गई। बहुत लंबे समय तक वो रही और लगभग हर रोज मैं जाता था तो वहां मैं देखता था कि जो गरीब आदमी है वो वहीं लेटे हुए हैं और उनका कोई खास जो है ना इलाज होता नहीं था। जी सर। तो मेरी सिस्टर भी वहीं, उनकी भी डेथ हो गई। आपने सर जो तीनों कविताएं बताई है, तो इस पर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा दर्शकों के लिए, कि जो एल रावल जी ने ये तीन कविताएं सुनाई, तीनों बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं। पहली कविता ये दंश बताती है कि भारत के अंदर एक वर्ण व्यवस्था जो चली आई, वो वर्ण व्यवस्था आज आधुनिक काल में भी उसी तरह से व्याप्त है। और ये बहुत दुख की बात है कि स्त्री, जो कि हम एक अलग से स्त्री को महत्व देते हैं, लेकिन असल में वर्ण की स्त्री महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि यदि मान लीजिए पुरुष उच्च वर्ण का हो या पुरुष द्विज हो, और अगर स्त्री द्विज ना हो या स्त्री अंत्यज हो, आज के भाषा में, आज के समाज के हिसाब से अगर हम कहें कि स्त्री ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय या वैश्य वर्ग की ना हो, इन वर्गों को हटा के किसी दूसरे वर्ग की हो, तो उससे उत्पन्न, और बेशक उसका जो पुरुष है, उसका जो पति है वो इन तीन वर्णों का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, लेकिन ग्रंथ ये कहते हैं कि उससे उत्पन्न जो बच्चा है वो निम्न वर्ण के अंदर आ जाएगा, दूसरे वर्ण में जाएगा, शूद्र कहलाएगा वो। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो मैं आजकल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बाबा साहेब जी की किताब है हूवर शूद्र। तो शूद्र अर्थात, उसका तो खैर बहुत डिटेल में हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन इसका अर्थ आज की अगर परिभाषा में इसको आज हम समझें, तो आज जो SC ST और OBC वर्ग है वो शूद्र की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बेशक आज हमने स्त्री गरिमा की बात करी है, लेकिन जो ये जो फर्क आ जाता है स्त्री का, ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। आपको याद होगा कुछ साल पहले यूपी के अंदर एक किसी की हत्या हुई थी, आई थिंक वो पुलिस में थे, और तुरंत कार्रवाई करते हुए, ब्राह्मण वर्ण के थे, और तुरंत कार्रवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने शायद 1 करोड़ रुपया उनको आवंटन कर दिया था। तो उसके अलावा कितने ऐसे मामले हुए, क्योंकि जो वो स्त्री थी उनकी, वो ब्राह्मण स्त्री थी, और ब्राह्मण स्त्री का जो विलाप था वो ज्यादा अच्छे से नजर आया। ऐसे ही यदि कोई उच्च वर्ण की महिला का कहीं पर थोड़ा सा भी शोषण होता है, तो आपने जो बताया बड़ा अच्छा बताया कि पूरी की पूरी आपने जो महाभारत और रामायण का उदाहरण दिया, इससे हमें आज के संदर्भ में पता लगता है कि आज भी यदि इन वर्णों की महिलाओं पे थोड़ी सी आंच भी आती है, तो पूरी मशीनरी उनकी अस्मिता को ढकने में, उनकी अस्मिता का बदला लेने में
लग जाती है। लेकिन वहीं पर इस देश में यदि SC ST OBC की महिला या गरीब महिला भी हो कहीं ना कहीं, लेकिन सर आपको लगता है कि जो गरीब महिला यदि उच्च वर्णों की हो, तो क्या उसके प्रति भी यही सजगता प्रशासन अपनाता है, या केवल अमीर या फिर प्रभावशाली परिवार की उच्च वर्ण की महिला हो? और अगर वह परिवार SC ST OBC का हो लेकिन वो प्रभावशाली हो, तो क्या उसकी महिला के साथ कुछ होता है तो भी क्या प्रशासन वहां क्या वैसे ही ढीला ढालम रवैया अपनाता है? इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। ऐसा है कि आज सन 2012 में एक कांड हुआ था दिल्ली में। जो वो लड़की थी, वो ब्राह्मण लड़की थी। वो जा रही थी अपने मित्र के साथ घर जा रही थी रात के समय। तो वहां पर JNU के पास जो है ना, उसने एक ऑटो लिया, लेकिन ऑटो वाले ने मना कर दिया। फिर वो बस में उसको किसी ने बिठा लिया, ये कह के कि दीदी आओ दीदी आओ। तो उस दीदी के साथ उन्होंने बहुत ही विभत्स काम किया और उसकी फिर हत्या कर दी। तो वो जो थी वो पता चला कि वो मतलब उच्च वर्ग की थी। तो सारी दुनिया जो है ना मोमबत्तियां लेके और निकल आई सड़कों पे। और उस आंदोलन की वजह से भी जो है ना एक पार्टी का जन्म हुआ, काफी सपोर्ट मिला उसकी वजह से, उस आंदोलन की वजह से। तो इसलिए ये तो आजकल आजकल भी होता है अगर कोई, लेकिन लेकिन उच्च वर्ग की जो वर्ण की जो महिलाएं होती हैं उनके साथ भी अत्याचार होता है। मैं कंप्लेंट करने के लिए गया था दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के दफ्तर में और फोन करके गया था। लेकिन आधे घंटे में मैं पहुंचा और वो जो था, जो गार्ड था बैठा हुआ, उसने कहा जी कि ऑफिस में कोई नहीं है, सब चले गए हैं। मतलब आधे घंटे के अंदर सब चले गए। और जो मालीवाल थी उस समय की, जो हेड थी, वो उसकी फोटो आई अखबार में अगले दिन कि वो बैठी हुई है राजघाट पर। भैया आप अपनी ड्यूटी छोड़ के क्यों चले गए? मैं तो वहां कंप्लेंट करने गया था इन औरतों के खिलाफ जितने अपराध होते हैं, उन उन अपराधों की मैं शिकायत करने गया था। लेकिन वो उठ के चली गई। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो उठ के चली जाती हैं। मतलब मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बता सकता हूँ जो बताई मतलब बताई भी नहीं जा सकती, इतनी शर्मसार बातें हैं। और वो उच्च वर्ग के लोग ही करते हैं, उच्च वर्ण की औरतों के मैं साथ ही आपको करते हैं। एक और अनुभव बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी के काउंसलर्स चुनकर आए थे 16 के आसपास, तो उसमें से एक क्षेत्र की एक महिला थी जो दलित महिला थी, काउंसलर भी दलित थे, और वो महिला को सता रहे थे उसके ससुराल वाले, जो भी उसकी शिकायत थी, और पुलिस में भी उसकी शिकायत लिखी नहीं जा रही थी। तो उसने उसके द्वारा, उसके किसी परिचित के द्वारा उस काउंसलर को फोन किया गया, जो खुद दलित समुदाय से आता था, लड़की दलित समुदाय की, क्षेत्र दलित समुदाय का। और काउंसलर ने तो फोन उठाया नहीं, उनके हस्बैंड ने उठाया। तो उन्होंने कहा कि आप ये पुलिस में जाओ, ये मैटर पुलिस का है। तो मुझे ये पता लगा तो मुझे बड़ी शर्म आई कि एक दलित समुदाय का काउंसलर अगर ऐसा कर रहा है। तो मुझे याद आया कि मेरे नाना जी तो प्रधान रहे थे पंचायत के, माधीपुर के। तो जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता था तो मेरे नाना जी तो खुद कोर्ट में जाके खड़े हुए, हालांकि उनके पास ना कोई पोस्ट थी, ना कोई उससे उनको धन प्राप्त होता था। सामाजिक मतलब नाना जी तो जाते थे, उनके साथ और भी 10 आदमी खड़े हो जाते थे कि भाई किसी महिला पे आई है। तो अब ये जो नई व्यवस्था है कि भैया एक काउंसलर है, एक विधायक है, ये तो सर बहुत बहुत दूर की व्यवस्था नहीं है। मतलब इनसे कुछ लेना देना नहीं है लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, सिर्फ पोस्ट पे जा रहे हैं। और तो ऐसे में महिलाओं को क्या सुरक्षा मिलेगी? तो आपको नहीं लगता जो पंचायत का जो सिस्टम था, या लोग जो जुड़ के मिलके कम्युनिटी, कम से कम उसमें थोड़ी सुरक्षा तो होती थी? हाँ, सुरक्षा तो थी, लेकिन फिर भी हमने कई फिल्में ऐसे देखी हैं जिसमें जो पंचायत के लोग हैं वही अत्याचार करते हैं। तो ये तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो किसी पोस्ट में हो या ना हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसकी अपनी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। आपने जो अपनी दूसरी पोयम लिखी, उसका आपको कहाँ से प्रेरणा मिली?
जो आपने बताई मेरे को दूसरी। मुझे प्रेरणा एक्चुअली मेरे दिमाग में जो है ना बातें आती रहती हैं, अपने आप ही आती हैं। मैं कोई कोशिश नहीं करता, तो मेरे दिमाग में जो विचार आते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि पंक्तिबद्ध कर दूं। एक बार मेरे दिमाग में आया कि ये जो एक कुत्ता था वो भौंक रहा था उसके हस्तिनापुर में, और उस कुत्ते भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में एकलव्य ने तीरों के बाण छोड़ के उसके भौंकते हुए मुंह को बंद कर दिया। और वो जो तीर थे वो तर्क के तीर थे। और जो भौंकने वाला कुत्ता था वो एक ऐसा ज्ञानी मनुष्य था, ऐसा मतलब अंधा व्यक्ति था जो बिना सोचे समझे दूसरों को गालियां देता है, दूसरों को बुरा भला कहता है। तो ये मेरे दिमाग में बातें आती हैं, और मैंने एक किताब का फॉरवर्ड लिख दिया इसी बात को लेकर। तो ये विचार आते रहते हैं, तो मैं अपने आप करता रहता हूँ, पंक्तिबद्ध कर देता हूँ। जो आपने तीसरी अपनी कविता बताई वो तो आज का बहुत ही, अब मेरे को तो बड़ा, बहुत जो आपने कहा लॉन्च पैड की दलित छाती, हाँ, लॉन्चिंग पैड। गरीबों की छाती है। मतलब आपने जो कंपैरिजन किया, एलोगरी इसे क्या बोलते हैं, इसे जो एक कंपैरेटिव इसका जो आपने किया, कि बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही हृदय वेदी है। कि वाकई में, और मैंने देखा है, जैसे मैं दर्शकों को बताता हूँ, एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ऐसे मेडिकल कॉलेज है, दांतों का हॉस्पिटल यहाँ पर है दिल्ली में। तो वहाँ पर आप कहीं दांत निकलवा की प्रॉब्लम लेके जाओगे तो कहने को तो फ्री है, लेकिन अगर आपकी इसे रूट कैनाल थेरेपी है तो आपको 3 महीने बाद बुला, 3 महीने तक तो क्या आप दर्द से तड़पते रहोगे। अब 3 महीने बाद क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सारा जो है ना स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं, और स्टूडेंट्स आपके ऊपर असल में हाथ साफ करते हैं। और अब ये हाँ, ऐसे ही आरएमएल के अंदर हुआ। आरएमएल में मैं जब भी गया हूँ, मैंने हमेशा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जिसे विलेंडिंग बोलते हैं, विलेंडिंग के अंदर हमेशा यही रहा कि सारे जूनियर और ट्रेनी डॉक्टर वहां पर आके मरीजों पे अपना हाथ साफ करते हैं। बहुत कम होता है कि सीनियर डॉक्टर आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने देखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ज्यादातर बहुत से जूनियर डॉक्टर्स आते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सिर्फ हाथ साफ करने के जरिए बन गए हैं। और आपने जैसे लिखा है वो बहुत ही अच्छा है। वाकई में हम वहां पर जाते हैं, मेरा खुद अनुभव हुआ, एक बार मैं बीमार हुआ, आरएमएल गए, कोई टेस्ट वाला ही नहीं था, कह रहे कल आना परसों आना। वहां से फिर हम आ रहे, कांवड़िए थे रास्ते में, वो दिक्कत हुई, आदमी तड़प रहा है। बहुत से मेरी आंखों के सामने, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। मुझे आरएमएल का इसलिए पता है क्योंकि बाजू में हमारा घर था, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। तो आरएमएल हमारा आना जाना होता था। कभी किसी फ्रेंड को तकलीफ हुई, चल भाई साथ चल दे, किसी को भी तकलीफ हुई तो हम इतना जाते थे। मेरी आंखों के सामने एक बार एक्सीडेंट से कोई केस आया, पर्सन की बॉडी वहीं थी, पर्सन जिंदा था, उसकी वो मशीन होती है कोई हार्ट वगैरह चेक करने वाली, आई थिंक 30 या 45 मिनट तक वो वहीं पर मरीज पड़ा था, 30 और 45 मिनट लग गए मशीन आने में। उसको कोई भी प्राथमिक जो होते हैं ना चिकित्सा कोई नहीं दी गई। अच्छा। और वो जो है ना, आई मशीन, और मशीन आके जब चेक किया तो उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। हमारे सामने वो जिंदा आया था, हमारे सामने वो मर गया। ये तो केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है ये बात जो है 1996 से पहले की है। अमेरिका में तो दांत में अगर दर्द हो रही है तो 2-2 साल की डेट देते हैं डॉक्टर अमेरिका में। क्योंकि वहां पर जो इलाज है वो बहुत ज्यादा महंगा है, और इसीलिए लोग यहाँ भारत में आते हैं क्योंकि यहाँ इलाज सस्ता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनको इलाज सस्ता है, और यहाँ अलग से एक इंटरनेशनल जो मरीज पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो इससे जो है ना यहाँ के मरीजों को बड़ा नुकसान होता है। अमेरिका के अंदर भी तो जो पूरा जो पूंजीवाद है वो अच्छे तरह से ग्रिप करा बैठा है। वहां पे तो ज्यादा समस्या है। वहां का जो इंसान है वो ज्यादा इनके नियंत्रण के अंदर है, पूंजीपतियों के। हाँ, जब से ये जो मतलब इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का आया है ना, तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि आपकी कौन सी इंश्योरेंस है और कितने इंश्योरेंस है। तो जितने की इंश्योरेंस है उतने का वो बिल बना के उसको पकड़ा देते हैं, और उसके बाद फिर ठीक हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो कहते हैं नहीं और कहीं चले जाओ। अमेरिका के अंदर एक इंश्योरेंस की वजह। अमेरिका में ये हाल है वहां का तो, कि वहां पर जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उसको एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदती है तो रेट बढ़ा देती है दवाई का, फिर तीसरी कंपनी खरीदती है। तो अगर वो दवाई की कीमत 60 रुपए है,
तो उसको जो 4-5 कंपनी ने और फिर अंत में आके एक बड़ी कंपनी खरीदती है, तो वो 60, मतलब $1 की वहां की जो दवाई थी उसका प्राइस $200 हो जाता है। वहां तो इतनी भयंकर समस्या। अगर इसलिए हम वहां का जो मॉडल देख के, वहां की तकनीक देख कर हम यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चोरों का देश है। जो यूरोप के लोग गए वो हम्म। चोर है बेसिकली। तो वो तो वहां तो सर बहुत ही ज्यादा लूट मार मचा रखी है उन्होंने वहां पर। अमेरिका दूर का ढोल हमें सुहाना नजर आता है। अभी अमेरिका की पार्लियामेंट हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम है। आधी जनसंख्या जो है ना, वहाँ की आधी जनसंख्या लगभग गरीब है। 8 लाख लोग वहां पर, हाँ जी। 33 करोड़ वहां के जनरल, वो लोग उनका जो क्या को भी नहीं देख पा रहे इतने। उनकी इकोनॉमी जो है हथियारों के ऊपर डिपेंड करती है। हथियार बिकेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे ढेर सारे, और इसीलिए वो हर जगह लड़ाई में कूद जाते हैं, नहीं तो लड़ाई को पैदा कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग खत्म, लोगों को लड़ाते हैं और मरवाते हैं आप। एग्रीकल्चर भी वो बाहर से सामान ले रहे हैं, क्योंकि यही समस्या भारत को समझना है कि हम जो पूंजीवाद की तरफ है, पूंजी कुछ कर नहीं सकती। पूंजी ये कर सकते हैं कि हम्म। जिसके पास ज्यादा पूंजी है और उस पूंजी की ज्यादा वैल्यू है, तो वो और लोगों को काम पे रख सकता है। सिर्फ पूंजी की ये है, लेकिन काम कौन करेगा? काम तो लोगों ने करना है। तो जो बिल्कुल। वहाँ के जो पूंजीपति है, उन्होंने भाई पहले वहाँ के लोगों को काम से निकालना शुरू किया। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए, डिजिटलाइजेशन लेकर आए, इंडस्ट्रिया सारी बाहर चली गई। काम कुछ करते नहीं, खेती का सामान बाहर से मंगाते हैं। तो ले दे के उनके पास 2-3 तरह के धंधे रह गए अंत में। एक तो उनके पास तेल है जो चाहते दुनिया में बेचे, एक उनके पास वीडियो गेम्स है और ये सोशल मीडिया है जो चाहते हैं कि दुनिया इस्तेमाल करे, एक उनके पास ड्रग्स है। वो अनऑफिशियली ड्रग्स के बहुत बड़ा धंधा करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग, गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, पर जो लोग गवर्नमेंट की फंडिंग आ रही है वो लोग अनऑफिशियली ड्रग्स का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। तो वो देश बचा क्या है? आम, इंडस्ट्रियल जैसे आपने बताया, आम तो है ही, उसमें भी उनका कंपटीशन कल को मिल जाएगा जब बाकी देश विकसित हो जाएंगे। तो वो तो एक बड़ा ही अजीब देश है। हम लोग जमीनों पे कब्जे करके बैठे हैं, बस वो जो नेटिव अमेरिकन से उनकी जमीनों पे और ऐश कर रहे हैं वो लोग। ये और डॉलर उन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई थी यूरोप में, तो लोग अपने बच्चों को बेचते थे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ले जाके। छोटे बच्चे जो थे उनको बेच देते थे, और उन बच्चों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बांस के साथ बांध के चिमनी में ऊपर घुसेड़ देते थे, ताकि चिमनी को अंदर से साफ किया जा सके। और कई बच्चे तो मर भी जाते थे। लॉर्ड बायरन की अगर आप कविताएं पढ़ें तो उनमें लिखा हुआ है, साथ में स्केचेस भी बने हुए हैं, उनमें लिखा हुआ है कि बच्चे जो है ना, बच्चों को समझाया जाता था कि ये तो माँ बाप की प्रॉपर्टी है, माँ बाप की जायदाद है, इनको जिसको मर्जी बेच दो। तो $2, $3 या 10 पाउंड में बेच देते थे अपने बच्चे, ताकि अपनी गरीबी दूर की जा सके, खुद की जो है ना अच्छी सुविधाएं प्राप्त की जा सके। अब वही देश हमें सिखाते हैं कि चाइल्ड राइट्स के बारे में आप ठीक नहीं है, ये है वो है, जबकि वो अपने बच्चों की, माँ बाप अपने बच्चों की हत्या करते थे पैसों के लिए। मैं आपको थोड़े से, और सर ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया, बहुत अच्छा सर मुझे लगा। ये और 2-3 उदाहरण मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं एक किताब तो लिख चुका हूँ, श्रम का विभाजन और निर्माण, जो कार्ल मार्क्स के लेख पर आधारित है, हिंदी में, उसमें मैंने अपनी व्याख्या दी है। एक और पुस्तक मैं समाप्त करने वाला हूँ जो कि मॉडर्न मशीनरीज, फैक्ट्रीज और आज के डिजिटल युग के ऊपर है। तो ये अंग्रेज क्या करते थे, बच्चों को किडनैप कर लेते थे इंग्लैंड में जब औद्योगिक रेवोल्यूशन आया। किडनैप करके उनको चुपके से काम करवाते थे। मशीनों के जो जटिल से जटिल हिस्से होते हैं उनकी सफाई के काम वो छोटे बच्चों से, छोटे बच्चे मतलब 7 साल के, 8 साल के, 5 साल के बच्चों से भी ये काम करवाते हैं। ठंड होती थी हम्म। बच्चों को, तो बच्चे आपस में सिकुड़ के चिपट के, मतलब सट के बैठते थे, ताकि अपनी गर्मी से ही उनको इतने, मतलब उनको ढंग से न कपड़े देते थे, न जमीन पे उनके लिए ढंग से बिछाते थे। और एक एक कमरे के अंदर 20-20, 30-30 बच्चे छोटी छोटी कोठरियों में, 50-50, 80-80 बच्चे छोटी छोटी कोठरियों में भर के जो है इनके लिए काम करते थे। और यहाँ तक कि धर्म का ऐसे इस्तेमाल करते थे कि इनके पादरी जो थे गाँव में, वो कहते थे अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर हम उनको जो धार्मिक रूप से मिलने वाला सहायता है, जो गरीबों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, जो मैंने कल ही अनुवादित करी है, कि लगभग 1800 की जब शुरुआत हुई, तब तक इंग्लैंड के गांवों के अंदर ये था कि कोई भी वस्तु ना वो खरीदी भी नहीं होती थी, सिवाय सुई और सुआ और छोटे मोटे औजारों के। एक किसान परिवार या फिर एक जो भी श्रमिक परिवार होता, वह जो भी कपड़े और जूते पहनता था,
सब उनके हाथों से बनाए हुए होते थे। उनके जूते और कपड़े को कभी किसी ने छुआ नहीं था। तो ये जो हमारा जो सेल्फ, जो भारत के अंदर जो पूरा सिस्टम उन्होंने पहले अपना बिगाड़ा, फिर भारत का बिगाड़ा, अब उसको ऑटोमेटेड करके और अब उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। और अब तो सिर्फ ब्रेन ड्रेन होता था, अब तो सब बिल्कुल खत्म होने वाला है। आपको क्या लग रहा है? आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं एआई के ऊपर जो आ रहा है कि किस तरह से? मैं तो लगातार अमेरिका के विद्वानों को सुन रहा हूँ कि वहां पर प्रॉब्लम है, वहां पर तो चिंता हो रही है कि भैया जॉब्स जाएंगी, जॉब जाएंगी। बहुत डिबेट चल रहे हैं, और भारत में तो उल्टा है, आओ एआई सीखो। हाँ, ये तो एआई तो बहुत मतलब खतरनाक है। मुझे दरअसल एक न्योता आया था कहीं से कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग में शामिल हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो पहले तो मैंने कह दिया अच्छा मैं आऊंगा, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो काम है वो इंसान नहीं करेंगे, आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस से काम करवाया जाएगा। तो ये तो लोगों की जिंदगी के ऊपर, लोगों की नौकरी के ऊपर हमला है। तो इसलिए मैं नहीं गया वहां पर। और लोगों को शायद पता नहीं है एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझनी है। मैं उसके बाद खत्म करता हूँ, फिर आप भी इस बात को सुनिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक जो एक मतलब एक राइटर है फॉरेन के, वो कह रहे थे कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो खत्म हो गई, क्योंकि अब जो हिस्ट्री थी वो अब तक ह्यूमन कंट्रोल करता था, वो उसको डिटरमाइन करता था। अब इसको जो मशीन डिटरमाइन करेगी वो एक एलियन इंटेलिजेंस ही है। हमें ये नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, और ये बहुत खतरनाक चीज होने वाली है कि हमें नहीं पता कि जो मशीनें होंगी हमारी, जिसके सिस्टम होंगे, वो हमें कैसे, कल को हो सकता है वही हमें उस सिस्टम से बाहर कर दे, जैसा साइंस वही फिक्शन करेंगे, वही है मैडम, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही होगा। ऐसा कुछ करे कि अच्छे लोगों को अंदर रखे, बुरों को बाहर कर दे, तो शायद हाँ। मशीन से ये उम्मीद करी जा सकती है, जो इंसानों से तो नहीं करी जाती, कि इंसान सुधरेगा। ये है। तो हाँ सर जी। बहुत अच्छा लगा, आपकी पोएम्स हमने सुनी, और बहुत ही मार्मिक पोएम्स थी, बहुत ही दिल को छूने वाली कविताएं थी। तो जारी रखेंगे, आपसे वार्तालाप होती रहेगी, और अलग अलग विषयों पर। लोगों के लिए एक संदेश है कि मैंने एक स्कीम चलाई है, अगर आप लोग चाहें तो 1 रुपया, सिर्फ आप सिर्फ 1 रुपया दान में दें। यहाँ पर एक कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, तो उनका रूम लिया उन्होंने फ्री ट्यूशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, आप मुझसे इस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। 8527533305 8527533305। बहुत से लोग बड़ी नैरो माइंडेड सोच रखते हैं कि भैया ये जो बच्चे के लिए आप कुछ करते हो, तो ये तो क्या दिल्ली के हैं? मैं आपको बता दूं, इनमें से दिल्ली का कोई भी बच्चा नहीं है। सब बच्चे दिल्ली से बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जो यहाँ पर करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनके बच्चे हैं। और आप हमारी पुस्तकें भी ले सकते हैं, और सर के द्वारा, जो सर का पब्लिकेशन है ब्लू मून पब्लिकेशन, उसके द्वारा प्रकाशित इंग्लिश के अंदर है ज़्यादातर पुस्तकें, वो आप हमसे ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा संकलन है जिस पर सर हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो कविताएं थी, जो गीत थे, उनके ऊपर सर ने 2 किताबें निकाली हुई हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, वो आप हमसे ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है NSPMART.com। फ़ोन नंबर नोट करें 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। एक हम सर की द्वारा प्रकाशित किताबों का इंग्लिश में रेयर बुक्स करके ऐसे कलेक्शन निकालते हैं, उसमें 28-30 किताबें होती हैं, आप वो ले सकते हैं हमसे। उसके साथ हम आपको डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लिखित किताबें दे सकते हैं। ये दोनों कलेक्शन मैं आपको बता दूं सर, आपको पता नहीं होगा, आपकी पुस्तकें साउथ इंडिया में हमने, दक्षिण भारत में तो बहुत बेची है, उत्तर भारत में भी काफी बेची है, और खास करके हमने कर्नाटक के अंदर बहुत पुस्तकें आपकी हमने भेजी हैं। हैदराबाद में हमने आपकी बहुत पुस्तकें भेजी हैं। बॉम्बे में मैंने आपकी बहुत पुस्तकें भेजी हैं। पर पिछले आफ्टर कोविड लोग नहीं ले रहे हैं, तो मैं लोगों से कहूंगा कि ये जो पुस्तकें जो सर ने प्रकाशित करी है, ऑल ऑफ दिस बुक्स आर वेरी गुड एक्चुअली, वेरी गुड बुक्स। और इस पर आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो 90 के दशक के जितने भी अम्बेडकर मिशनरीज थे, उनके सबकी लगभग किताबें सर ने प्रकाशित करी। तो आप NSP मार्ट पे जा सकते हैं, या मुझे फोन कर सकते हैं। एक एक बार और मेरा पर्सनल नंबर बताया तो आपको 8527533051। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, ब्लू मून बुक्स आर बुक्स अगेंस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। यस। तो सर कह रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ है किताब। वो अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ है। थैंक यू।